नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार डिफेंस एनालिसिस वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत भी सिक्स जनरेशन फाइटर जेट्स का हिस्सा बन सकता है? जापान, ब्रिटेन और इटली इन 3 देशों ने मिलकर के एक मेजर प्रोजेक्ट शुरू किया है, जीसीएपी यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम और अब जापान चाहता है कि भारत भी इस क्रांतिकारी परियोजना का हिस्सा बने। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत इसके लिए तैयार है? क्या रूस के साथ भारत के रिश्ते इस प्रोजेक्ट में बाधा बन सकते हैं? देखिए, अभी तक हमने जो इंडिया का जो फाइटर जेट का प्रोग्राम्स है ना, जितने भी प्रोग्राम्स हैं हम जो हमने रन करे हैं, तो अभी तक हम कहीं न कहीं बहुत पीछे हैं। आपको पता है कि चाइना ने अभी तक 6 जनरेशन फाइटर जेट्स बना लिए हैं, जेएफ-17, जेएफ-30 बहुत सारे उनके वेरिएंट्स हैं। तो कहीं न कहीं चाइना जो है हमसे काफ़ी आगे निकल गया है और हमारा नेबर होने के नाते जो इमर्जिंग इकोनॉमी है इंडिया, तो दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और पहलगाम अटैक के बाद आपको पता है कि हमारे पास राफ़ेल है। लेकिन हम कहीं न कहीं उसकी टेक्नोलॉजी के लिए और उसके लिए पूरी तरीके से फ्रांस पे डिपेंडेंट हैं और आपको पता है कि फ्रांस ने पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी हैंडओवर इंडिया को नहीं करी है। कहीं न कहीं जो उसका एक तरह से समझ लीजिए कि जो जो भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं अभी वो फ्रांस के हाथ में है और मान लीजिए कि कोई मिसाइल लगाना है और फिटिंग करना है तो उसमें वो फ्रांस के जो इंजीनियर्स हैं वो राफेल की जो टीम है इंडिया को हेल्प करेगी तभी इंडिया उस पर काम कर पाएगा। तो ये इस सब चीज़ों के बीच में आपको पता है कि कुछ टाइम पहले एक न्यूज आई थी कि इंडिया जो है अभी डायरेक्टली फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स को छोड़ करके सिक्स जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर कहीं ना कहीं एक तरह से फोकस करने की कोशिश कर रहा है। उसके पीछे का रीज़न यही है कि अगर हम फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको पता है कि हम पीछे छूट जाएंगे काफ़ी ज़्यादा और जब तक वो ऑपरेशनल होंगे तब तक सेवन जनरेशन एट जनरेशन की बात होने लगेंगी। तो इसलिए इंडिया ने कोशिश करा है कि सीधे हम सिक्स जनरेशन फाइटर जेट्स को ही क्यों ना बनाए। और देखिए, सबसे पहले एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि जो जीसीएपी है ना, उसकी शुरुआत दिसंबर 2022 में हुई थी। यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम की जो शुरुआत हुई थी, वो दिसंबर 2022 में हुई थी और यह ब्रिटेन का टेम्पेस्ट प्रोग्राम और जापान का मित्सुई एफएक्स प्रोग्राम को मिला करके बनाया गया एक छठी पीढ़ी का फाइटर जेट प्रोजेक्ट है। 2023 में इस पर औपचारिक समझौता हुआ और 2024 में इसके फुल स्केल प्रोटोटाइप एक तरह से जो फॉरवर्न एयर शो हुई थी उसमें दिखाई गई। और यह जेट जो है स्टेल्थ कैपेबल है, एआई सपोर्टेड है क्योंकि अभी आपको पता है कि एआई का यूज़ हर जगह करने की कोशिश की जा रही है, तो एआई सपोर्टेड भी है और काइंड ऑफ ड्रोन के साथ काम करने वाला भी होगा। यानी मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग का ये काइंड ऑफ फ्यूचर है ये। देखिए, अप्रैल 2025 में जापान की ओर से एक ऑफ़र आया, भारत को ऑफ़र मिला कि आप भी जीसीएपी का पार्टनर बन जाइए। और जापानी प्रतिनिधि ने फरवरी में भारत आए थे जब जब तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट की जानकारी भी भारत सरकार के साथ साझा किया था और भारत ने भी दिलचस्पी दिखाई थी, खास करके मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए। लेकिन चिंता यह है कि भारत का रूस के साथ जो डिफेंस डील है, खासकर S-400 मिसाइल सिस्टम, क्या इससे जीसीएपी की टेक्नोलॉजी रिस्क में पड़ सकती है? और जीसीएपी फिलहाल 3 देशों में है, जापान, यूके और इटली इसके हिस्सा हैं। लेकिन और भी देश इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जैसे कि आपको पता है सऊदी अरेबिया है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। तो ये सारे कंट्रीज़ जो हैं इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ख़ास करके सऊदी अरेबिया ने तो ये भी कंडीशन मैं देख रहा था रख दिया है कि जो इसका निर्माण होना चाहिए, पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो कहीं न कहीं सऊदी अरेबिया में है। आपको पता होगा कि इसका रीज़न ये है कि सऊदी अरेबिया में जो क्रूड ऑयल है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी ख़त्म हो रही है, तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है, वो मैन्युफैक्चरिंग और अदर टूरिज़्म के ऊपर फ़ोकस करना चाहती है ताकि वहाँ पे कहीं न कहीं उनकी इकोनॉमी बढ़ सके। ख़ैर वो एक डिफरेंट पूरी की पूरी टॉपिक हो जाएगी। अभी आपको पता है कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हैं क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है ना, आपको पता है कि देखिए यूक्रेन और रशिया के बीच में भी एक फ्रंट खुला हुआ है, तो कहीं न कहीं जो जापान है, इटली है या ये सारे जो देश है, फ्रांस है, ये अलाइन्ड है एक तरह से यूक्रेन की तरफ और इंडिया ने न्यूट्रल स्टांस अपनाया हुआ है। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि भारत हमेशा नॉन अलाइनमेंट एक पॉलिसी है उसको हमेशा कहीं न कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। लेकिन एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत यहाँ पे यह है कि रसिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन के साथ ये सारे देश जो हैं,
इन्होंने एक तरह से यूक्रेन का पूरा साथ दिया, उनको टेक्नोलॉजी दी, उनको आर्म्स दिए, उनको पैसे दिए, हर तरह से उनको हेल्प करा। और रसिया जो इंडिया का हमेशा का एवरग्रीन फ्रेंड है, तो जो S400 आपको पता होगा कि जो डील हुई थी हमारे यहाँ सिस्टम की, तो उसको लेकर के थोड़ा-सा एक इंडिया इस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं न कहीं हमारी जो एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर हैं या जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो ये इस चीज़ में कैपेबल है कि इस चीज़ को भी वो लोग काफ़ी अच्छी तरीके से मैं समझता हूँ कि टैकल कर लेंगे, इस चीज़ को भी अच्छे से हैंडल कर लेंगे। देखिए, जापान सऊदी की एंट्री से खुश नहीं है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में देरी भी हो सकती है। भारत की एंट्री इस प्रोजेक्ट को मजबूती देगी, लेकिन जापान, यूके और इटली को यह तय करना होगा कि भारत पर कितना भरोसा किया जा सकता है। और फिर मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि जीसीएपी की टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा एडवांस है। और देखिए, इसमें जो जीसीएपी है ना, जेट में कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। इसमें इंटरनल वेपन्स भी है, स्टेल्थ डिज़ाइन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होगा, मॉडुलर अपग्रेड। और 2027 तक 2027 तक इनका टारगेट है कि पहला टेस्ट फ्लाइट होगा, और 2035 तक या जो जेट्स हैं, 6th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, वो कहीं न कहीं एक तरह से ऑपरेशनल हो जाएँ और वायुसेना को मिल जाए। और इसमें पिरामिड, इवेंट्स, रोल्स रॉयस इंजन और एमबीडीए हथियार सिस्टम होंगे, और 9,000 से ज़्यादा लोग और 10,000 लगभग काइंड ऑफ से ज़्यादा सप्लायर्स इस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं। तो भारत के लिए फ़ायदे और रिस्क क्या हैं, इस चीज़ को थोड़ी समझने की हमको ज़रूरत है। अगर भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल होता है, तो कई सारे फ़ायदे हैं। जैसे भारत 6th जनरेशन फाइटर जेट टेक्नोलॉजी में बराबरी पा पाएगा। साथ ही मेक इन इंडिया को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। आपको पता होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हमेशा मेक इन इंडिया को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वोकल रहते हैं, और वोकल फॉर लोकल काइंड ऑफ एक जो ड्रीम थीम है इंडिया का, उसको एक बूस्ट मिलेगा। साथ ही चीन की जो J20 है जैसी चुनौती है, उसका भी ये कहीं न कहीं जवाब तैयार होगा। लेकिन रिस्क भी है। रिस्क क्या है? क्या हम पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी हासिल कर पाएँगे? क्या रूस नाराज़ होगा, जैसे मैंने आपको बताया अर्लियर? क्या हम समय पर और बजट में रहकर काम कर पाएँगे? ये भी ज़रूरत है। ऐसा है कि आपको पता है कि इंडिया का जो फाइटर जेट्स का प्रोग्राम है, काफ़ी समय से ये चल रहा है, लेकिन हम अभी भी उसको धरातल पे उतार नहीं पाए हैं। तो क्या विदिन टाइम और जितना हमारा बजट है, ये अलाउ कर रहा है कि नहीं इस चीज़ को, समय रहते हम इस पे काम कर पा रहे हैं कि नहीं, ये एक एक बड़ी चुनौती है। देखिए, अगले अगले चीज़ में हम एक चीज़ और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या नाम है कि क्या कंक्लूजन है इस चीज़ को लेकर के। तो देखिए, जीसीएपी भारत को टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटजी, पावर और ग्लोबल लेवल पर नई पहचान दे सकता है, लेकिन सही निर्णय सही समय पर लेना ज़रूरी है। आपको क्या लगता है? आप बताइए कि क्या भारत को इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहिए? और अगर शामिल होना चाहिए, तो क्या इससे कहीं न कहीं रसिया को भी एक तरह से कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत है या नहीं? तो ये चीज़ आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप एक बार मेरे को ये भी अगर आप क्लियर कर पाएँ कि आप क्या सोचते हैं कि भारत के डीआरडीओ को और भी ज़्यादा एडवांस बनाने की, और ज़्यादा उसमें जो चीज़ें हैं लुब्रिकेटिव करने की, या जो भी प्राइवेट एंटिटीज़ हैं जैसे महिंद्रा है, रिलायंस है, टाटा है, उनके साथ मिल कर के कोलैबोरेट करके काम करने की ज़रूरत है कि नहीं?